दोस्तों 3 फरवरी को आपका कक्षा 11वीं का हिंदी का वार्षिक परीक्षा का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं, इसलिए दोस्तों मैंने पहले ही आपके इतने सारे हिंदी में टॉपिक होते हैं। अगर हिंदी में 80 में 80 नंबर स्कोर आप करना चाहते हैं, 80 में 80 नंबर लाना चाहते हैं, तो हिंदी के सभी टॉपिक आपसे बनने चाहिए। काव्य खंड, गद्य वितान, व्यक्ति माध्यम, पद्य साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का इतिहास, ये सब आपके टॉपिक है। व्याकरण में आपके काव्य बोध, भाषा बोध वाला टॉपिक होता है, बाकी ये सभी आपके टॉपिक दिए हुए हैं। तो मैं आपको टॉपिक वाइज टॉपिक आपको तैयारी कराते जा रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि हमें क्या है, हिंदी में 80 में 80 स्कोर करना है। तो ये सभी टॉपिक के मैं आपको क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट बता दिए हैं। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं, क्लास 11th वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट पे जाकर क्रम से वीडियो देखकर तैयारी कर सकते हैं। ओके, अभी हम क्या बोध वाला, व्याकरण वाला मैंने आपको सभी टॉपिक तैयार करा दिए हैं। ओके, कौन कौन से टॉपिक होते हैं, तो आपके काव्य के भेद, रस, अलंकार, छंद के, गजल, शब्द शक्ति, शब्द गुण, बिंब विधान, ये सब आपके काव्य बोध में इतना आपको टॉपिक पढ़ के रखना है। ओके, तो ये सभी मैंने आपको तैयार करा दिए हैं, तो प्लेलिस्ट पर जाकर आप क्रम से पढ़ लीजिएगा। अब हम क्या है, वस्तुनिष्ठ की याद देखने वाले हैं। ओके, यहाँ से अब वस्तुनिष्ठ भी बनेंगे। तो अगर आपने ये सभी टॉपिक आपने पढ़ लिए हैं, ओके, जो मैंने आपको पहले वीडियो डाली है उसमें मैंने सब पढ़ाए हैं, अच्छे से पढ़ लिए हैं, तो वस्तुनिष्ठ आप क्या है, तुरंत फटाक से आप क्या है, सभी के आंसर बताएंगे। अभी तक अगर टॉपिक नहीं बनते हैं तो फिर वस्तुनिष्ठ भी नहीं बन पाएगा। ओके, इसलिए एक बार क्या है, टॉपिक वाली वीडियो जरूर देख लीजिए, काव्य बोध वाली क्वेश्चन आंसर वाली जो वीडियो है, यानी टॉपिक वाइज टॉपिक तैयार कराए हैं उसमें मैंने, तो आकर वीडियो जरूर देख लीजिएगा। वस्तुनिष्ठ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, तो तैयारी में लगन और आत्मविश्वास के बिना सफलता संभव नहीं है। अगर आप क्या है, अपने 80 में 80 की स्कोर करने की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें आपको क्या है, मन लगाकर पढ़ना पड़ेगा, साथ ही आपको विश्वास रखना पड़ेगा कि मैं क्या है, स्कोर कर सकता हूं। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न। ओके, बहुविकल्पी प्रश्न यानी ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, आपको इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी, सभी टॉपिक वाइज टॉपिक के हर टॉपिक का मैंने वस्तुनिष्ठ की प्रैक्टिस कराई है, बस आपका वीडियो देखकर आपका तैयार करते जाइएगा, आपका काम हो जाएगा। ओके, मैं हर प्रकार के यहाँ लगभग प्रयास करता हूँ कवर करने का। देख लेते हैं, वाक्यम रसातंक काव्यम परिभाषा है, तो ये किसने परिभाषा दी, आचार्य विश्वनाथ ने। ओके, आगे देख लेते हैं। देखिए, रस की आपके यहाँ 2 परिभाषा रहती हैं, रस की नहीं दोस्तों, आपकी काव्य की 2 परिभाषा है, एक विश्वनाथ ने दी है और एक पंडित जगन्नाथ ने दी है, तो दोनों की परिभाषा फेमस है। ओके, तो वाक्यम रसात्मक काव्यम ये आचार्य विश्वनाथ ने कहा, प्रीवियस में कई बार आ चुका है, और रमणीयात प्रतिपादम शब्दम काव्यम ये क्या है, पंडित जगन्नाथ ने कहा। ओके, दोनों आपको क्लियर रखना है। वाक्यम रसात्मक काव्यम पंडित विश्वनाथ ने कहा है, और रमणीयात प्रतिपादम शब्दम काव्यम ये पंडित राज जगन्नाथ की परिभाषा है, और ये दोनों काव्य की परिभाषा है, तो याद करके भी आपको रखना है। नेक्स्ट है वक्रोक्तिम काव्यम जीवंतम परिभाषा, ये किसी कुंतक की परिभाषा है। महाकाव्य में होता है, तो महाकाव्य में क्या, जीवन का वृहद चित्रण होता है, किसी भी नायक के क्या होता है, जीवन के संपूर्ण जीवन के बारे में होता है। ओके, उत्तेजना के मूल कारण को कहते हैं, तो विभाव कहते हैं। फिर करुण रस का स्थायी भाव, स्थायी भाव तो जरूर पूछा जाएगा, 10 रस हैं, 10 रस के आपको स्थायी भाव जरूर याद करके रखने हैं। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। ओके, वीर रस का स्थायी भाव आपका उत्साह होता है। ओके, 10वां रस माना गया, तो 12 रस को क्या है, 10वां रस माना गया है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकारों के प्रकार माने जाते हैं, तो 3 प्रकार के हैं। नेक्स्ट है, जहां शब्द के काव्य की शोभा बढ़ती है वहां क्या होता है, शब्द अलंकार होता है। शब्द से काव्य की शोभा बढ़े, शब्द अलंकार। अर्थ से काव्य की शोभा बढ़े, अर्थ अलंकार। नेक्स्ट है, रोला छंद के प्रत्येक चरण की मात्राएं होती हैं, तो कितनी मात्राएं होती है, 24 मात्राएं होती हैं। गजल में यह मुक्ता हो जाएगा, मुक्ता कहते हैं, तो जो अंतिम शेर होता है, गजल का जो अंतिम शेर होता है उसे मुक्ता कहते हैं। शब्द शक्ति के भेद माने गए हैं, तो 3, चाहे शब्द शक्ति पूछे चाहे शब्द गुण पूछे, कितने प्रकार हैं, इनके 3 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट है, सूर्योदय हो गया, इसका हो व्यंजना शब्द शक्ति। अब व्यंजना शब्द शक्ति की होंगी, देखिए सूर्योदय के कई अर्थ निकलते हैं, मतलब ऐसी लाइन के कई अर्थ निकलते हैं। ओके, तो वो आपका व्यंजना शब्द शक्ति होता है। अब सूर्योदय का अगर आप मान लीजिए बहुत ज्यादा लेट उठ रहे हैं, ओके, तो आपकी माता जी कह रहे हैं देखो सूर्योदय हो गया, तो उसमें कई सारे अर्थ निकल सकते हैं, वो आपको इसलिए व्यंजना शब्द शक्ति में जाएगा। ओके, मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया भी है, एक बार आप क्या है वीडियो जरूर देखिए। काव्य बोध के जो आपके सभी टॉपिक हैं, ये सभी आपके जो टॉपिक हैं, ओके, इतने ही टॉपिक हैं आपके, सभी को मैंने अच्छे से पढ़ा दिया है, तो वीडियो जरूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट पर जाकर। जैसे श्रृंगार, शांत एवं करुण रस में विशेष रूप से पाए जाता है, तो माधुर गुण में ये सब क्या 3 रस पाए जाते हैं। वीर, भयानक, रौद्र रसों में प्रधानता होती है, तो ओज गुण की प्रधानता होती है। जिस काव्य को सुनने या पढ़ने समय हृदय पर छा जाए और उसमें होता है प्रसाद गुण में होता है। नेक्स्ट है, चित्त की उत्तेजना वृत्ति से संबंधित होता है, तो ओज गुण क्या है, चित्त की उत्तेजना, ओज यानी जोश, जिसमें जोश आ जाए यानी उत्तेजना हो जाए आपकी चित्त, वो आपके ओज गुण में होता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बिंब मूलभूत तत्व नहीं है, तो जो आपका गंध है वो मूलभूत तत्व नहीं है, कल्पना, भाव, इंद्रियता, ये सब क्या है, तत्व है। जैसे करत करत अभ्यास जड़मती हो तो सुजान, रस्सी आवत जात शिल्प पद निशांत पंक्ति में अलंकार है, इसमें दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांत अलंकार क्या होता है, जिसमें आपको क्या उदाहरण देकर बात को समझाया जा रहा है। पहली पंक्ति में आपको बात बताई जाएगी, लेकिन जो दूसरी पंक्ति होगी उसमें क्या है, उसका उदाहरण देकर समझाया जाता है। ओके,
तो जिस करत करत अभ्यास जड़मति हो सुजान, अगर किसी भी चीज का आप लगातार अभ्यास करते रहेंगे तो उसमें क्या है, आपको उसमें महारत हासिल आपको प्राप्त हो जाएगी। जिस प्रकार से क्या है, जो कुएं में आपने देखा होगा सिल रखी रहती है, उसमें रस्सी बार बार आती जाती रहती है, पानी निकालते हैं तो जो इतनी बड़ी सिल होती है, कठोर सिल, उसमें भी क्या निशान पड़ जाते हैं। तो यहाँ क्या है, एग्जाम्पल के साथ समझाया जा रहा है, उदाहरण के साथ समझा रहा है, इसलिए यहाँ दृष्टांत अलंकार है। ओके, अब देख लेते रेगिस्तान की पूर्ति। पहला है डेडेस ने काव्य को सगुण बलम्ब कृति पुनः क्लपारी कहा है, तो क्या है, मम्मट ने कहा है। डेडेस के दो भेद होते हैं, महाकाव्य खंड काव्य, तो प्रबंध काव्य के दो भेद हैं। आदि कवि वाल्मीकि कृत रामायण एक क्या है, महाकाव्य है। जिस काव्य में गद्य पद्य का मिश्रित रूप हो उसे कहते हैं तो चंपू काव्य कहते हैं। जिस काव्य में गद्य और पद्य दोनों मिश्रित तो चंपू काव्य कहलाता है। वीरस का स्थायी भाव उत्साह है। संचारी भाव की संख्या है तो कितनी होती है, संचारी भाव कितने होते हैं, 33 होते हैं। साहृदय के हृदय में स्थित अस्थायी भाव को हम कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं। देखिए, अस्थायी हो, जो स्थिर ना हो, वो आपके संचारी भाव। ओके, जो स्थिर हो वो आपके स्थायी भाव। आश्रय की बासारिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती है। काव्यम शोभाकांतरांत धर्मान अलंकारन प्रक्षेपित परिभाषा द्वारा दी गई है, तो आचार दंडी द्वारा ही परिभाषा दी गई है। काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले धर्म हमारे क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक है, अलंकार के दो भेद श्लेष और काकू है। तो वक्रोक्तिक अलंकार के दो भेद होते हैं, श्लेष वक्रोक्तिक और काकू वक्रोक्तिक। अलंकार और छंद वाली एक अलग से वीडियो है, उसमें मैंने आपको समझाया था। ओके, तो सभी वीडियो आप देख लीजिए, अगर टॉपिक पढ़ लेते हैं तो चीजें आपको क्या आसान हो जाएगी, वस्तुओं हिसाब से आसानी से बनने लगेंगे। ओके, और ऐसा नहीं कि आपको एक सब रटना है, बस प्रैक्टिस करते जाइए, मैं आपको पढ़ाते जाना, सुनते जाइए, समझते जाइएगा, तो आपकी तैयारी होती जाएगी। जहाँ काम में किसी बात को उदाहरण देकर समझाया जाए वहां अलंकार होता है, तो वहां दृष्टांत अलंकार होता है या फिर उदाहरण अलंकार भी आप लिख सकते हो। जैसे डेडेस माते को वर्णित भेदों के आधार पर ध्वनियों के क्रम से गति और यति नियमों में बांधा होता है, तो इस छंद की परिभाषा छंद होती है। ओके, छंद के बारे में बताया जा रहा है। छंद के डेडेस प्रकार होते हैं, छंद दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णित छंद। ओके, जिन छंदों में मात्रा की गणना की जाए वो मात्रिक छंद, और वर्णों के आधार पर गणना की जाए तो वर्णिक छंद। ओके, गजल की पंक्ति को क्या कहते हैं, मिसरा कहते हैं। गाय पालतू पशु है, इस वाक्य में है शब्द शक्ति है, तो ये सिंपल वाला वाक्य। ओके, तो अभिधा शब्द शक्ति। नेक्स्ट है, राजा सूरमल शेर है, तो शब्द शक्ति इसमें लक्षणा हो जाएगी। ओके, अब राजा जैसे कि वह व्यक्ति मूर्ख नहीं है। ओके, ये वह व्यक्ति गधा नहीं है, तो ऐसा नहीं कि वो गधा नहीं है, उसकी क्या बात हो रही है कि मूर्ख नहीं है, इस अर्थ से गधा के यहाँ मूर्ख सेंस से लिया जा रहा है। शेर का अर्थ यहाँ का लिया जा रहा है, बहादुर से लिया जा रहा है। राजा सूरमल क्या है, शेर है, यानी बहादुरी का है। तो लक्षण से, लक्षण यानी लक्षण आपके बताए जाए किसी के माध्यम से, तो वो आपका लक्षण शब्द शक्ति है। माधुर गुण में डेडेस वर्णों की प्रधानता होती है, कोमल वर्णों की प्रधानता होती है। मानवोचित गुणों के अनुकूल ही डेडेस होते हैं, तो शब्द का आपके क्या शब्द गुण होते हैं। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए में ये इसमें इस पंक्ति में कौन सा गुण है, तो प्रसाद गुण है। काव्य में बिंब को डेडेस माना गया है, तो शब्द चित्र माना गया है। बिंब के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। बिंब शब्द अंग्रेजी के डेडेस का हिंदी रूपांतरण है। इमेज, इमेज शब्द का एक हिंदी रूपांतरण है। ओके, नेक्स्ट काव्य में कार के मूर्तिकरण के सटीक डेडेस होती है, तो बिंब योजना होती है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से बताना चाहूंगा, अगर आपको क्या कंप्लीट हिंदी के आपको क्या पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, पूरा नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, और इंपॉर्टेंट है जिससे आप आसानी से तैयारी कर सकें, 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप क्या कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और हिंदी कोर्स को जान करके पूरा मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट है, पाश्चात्य काव्य में डेडेस कविता का अनिवार्य अंग है, तो बिंब को क्या अनिवार्य अंग माना गया है। उमाशंकर जोशी ने कविता बगलों के पंख में डेडेस का सुंदर प्रयोग किया है, तो 4 से बिंब का प्रयोग किया है। ओके, ये आपका क्या है, आगे 12th में पढ़ेंगे तो उमाशंकर जोशी की आपको बगलों के पंख वाला कविता मिलेगी, तो आपको समझ में आ जाएगी। सत्य सत्य देख लेते हैं। प्रबंध काव्य के 2 भेद महाकाव्य और खंड काव्य होते हैं, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित हल्दी घाटी का युद्ध सुप्रसिद्ध महाकाव्य, तो असत्य हो जाएगा, क्योंकि हल्दी घाटी का युद्ध क्या है, खंड काव्य है, जबकि यहाँ क्या बोला जा रहा है, महाकाव्य, इसलिए आपका ये असत्य हो जाएगा। महाकाव्य का कलेवर विस्तृत होता है, सत्य हो जाएगा। कलेवर स्थित यानी उसका आकार होता है, बहुत बड़ा होता है, तो बिल्कुल सत्य है। महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, बिल्कुल सत्य है। स्थायी भाव, संचारी भाव, विवाह, अनुभाव, रस के 4 अंग, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है, बिल्कुल सत्य है। विवश रस का 10वां रस है, तो आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि 12वां रस हो गया है, 10वां रस माना गया है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, बिल्कुल सत्य है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव हास है, असत्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्या श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। हास रस का स्थायी भाव हास हो गया। नेक्स्ट करुण रस का स्थायी भाव रति होता है, तो यह भी आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। कविता का आभूषण अलंकार है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक शब्द के कई अर्थ होने के कारण काकु वक्रोक्ति होता है, तो ये दोस्तों आपका असत्य हो जाएगा। अगर एक शब्द के कई अर्थ निकल रहे हैं, ओके, तो वहां दोस्तों आपका श्लेष वक्रोक्ति होती है। काको बकरी तो उच्चारण में गलती हो जाए, वो उच्चारण जब गलती कर देते हैं तब आपका काको वक्रोक्ति होता है। मैंने आपको क्या है छंद अलंकार वाली वीडियो में पूरा समझाया था, एक बार वीडियो जाकर आप जरूर देखिएगा। ओके, तो ये आपका क्या है, एक शब्द के कई अर्थ होने पर काको वक्रोक्ति होता है, तो अलंकार होता है, तो आपका ये असत्य हो जाएगा।
नेक्स्ट, जहां पर किसी बात को उदाहरण के द्वारा समझाया जाए दृष्टांत अलंकार होता है, बिल्कुल सत्य है। बात को उदाहरण के साथ समझाना सत्य आपका हो जाएगा दृष्टांत अलंकार। नीर भरे नित प्रति रहे तऊ ना प्यास बुझाई में विशेषोक्ति का अलंकार है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके, नीर भरे नित प्रति, विशेषोक्ति का अलंकार आपका क्या होता है, जहां आपके पास कारण उपस्थित होने पर भी क्या है उसमें आप लक्ष्य अपना प्राप्त नहीं कर पा रहे, तो वो आपका विशेषोक्ति का अलंकार। जैसे आपके सामने क्या है, एकदम भोजन की थाली लगी हुई है, एकदम आपके सामने सब्जी है, रोटी है, ओके, एकदम रसगुल्ला भी है, फिर भी आप कह रहे हैं कि मुझे क्या है बहुत ज्यादा भूख लगी है, ओके, तो फिर ये आपका क्या है, आपके पास है तो सब कुछ, फिर भी आप नहीं कर पा रहे, तो वो आपका क्या है विशेषोक्ति अलंकार में जाता है। वर्ण मात्रा यति चरण तो का गण छंद के अंग होते हैं, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। छंद के गणों की संख्या 9 मानी गई है, तो ये असत्य हो जाएगा, प्रीवियस में कई बार आया है, ओके, तो याद रखना है। दोहा का उल्टा रोला छंद होता है, असत्य हो जाएगा, क्योंकि दोहा का उल्टा क्या है, सोठा छंद होता है। ओके, मुक्तक छंद में वर्णों और मात्राओं का बंधन नहीं होता है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। मुक्त क्या है, मुक्त ही होता है, ओके, मतलब उसमें क्या है किसी का बंधन नहीं होता, आप अपने हिसाब से कभी भी किसी प्रकार से लाइन लिख सकते हो इस प्रकार से। गजल की पहली पंक्ति को मिश्रा सानी कहा जाता है, तो असत्य हो जाएगा। गजल का अंतिम शेर मक्ता कहलाता है, तो आपका क्या है, सत्य हो जाएगा। व्यंजना शब्द शक्ति 2 प्रकार, शाब्दी व्यंजना, आर्थी व्यंजना बताए गए हैं, तो ये शब्द हो जाएगा। शब्द शक्ति 5 प्रकार की होती है, असत्य हो जाएगा, क्योंकि चाहे शब्द शक्ति हो, शब्द गुण हो, 3 प्रकार का होते हुए। नेक्स्ट है ओज गुण शांत रस की कविताओं में पाया जाता है, तो असत्य हो जाएगा। ओज गुण तो क्या है, बी रस की कविता में रहता हो, तो इसलिए आपका ये असत्य हो जाएगा। माधुर गुण का संबंध चित्त की उत्तेजना व्यक्ति से, असत्य हो जाएगा। ओके, अब चित्त की उत्तेजना किसमें होती है, ओज गुण में होगी। ओके, नेक्स्ट बिंब की किसी पदार्थ का मानचित्र एवं मानसीय चित्र होता है, बिल्कुल सत्य है। स्मृति बिंब और कल्पित बिंब काल्पनिक बिंब के प्रकार, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। बिंब वाला भी मैंने एक अलग से अगर आपको हिंदी ग्रामर की प्लेलिस्ट पे जाइएगा तो आपको शब्द गुण अलग से वीडियो मिल जाएगी, शब्द शक्ति की, बिंब प्रदान की, सब मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है, तो आप जाकर जरूर देखिएगा। आगे देख लेते हैं। बिंब से मस्तिष्क में किसी दृश्य का चित्र नहीं उभरता, आपका ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। बिंब ये आपका असत्य होना चाहिए, ओके, चित्र उभरता है आपका, तो ये आपका यहाँ असत्य रहना चाहिए। ओके, निष्पाद है बिंब विधान में भावनाओं की उत्तेजित करने की शक्ति होती है, बिल्कुल सत्य है। बिंब सार्वभौमिक है, सत्य है। बिंब में नवीनता की और ताजी होती है, सत्य है। फिराक गोरखपुरी की शायरी में आवश्यकता अनुसार बिंबों का प्रभावी प्रयोग किया गया है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बिंब कल्पना द्वारा इंद्रिय अनुभव के आधार पर निर्मित होता है, ओके, नहीं होता इसलिए आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि होता है, ओके, नहीं लिखा इसलिए सत्य हो जाएगा। सही जोड़ने की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो देख लेते हैं। पहला जैसे है महाकाव्य, तो महाकाव्य की कमाई आपकी क्या है, महाकाव्य। खंड काव्य जैसे पंचवटी क्या है, आपके खंड काव्य में है, ओके। इसके बाद आख्यान गीति क्या है, झांसी की रानी एक आख्यान गीतिया में आता है, ओके। नेक्स्ट है मुक्तक काव्य, तो बिहारी सर से ये क्या है, मुक्तक काव्य है। रश्मि रथी, तो ये रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। फिर यहाँ आपके रस दिए हुए, उनके क्या है, स्थायी भाव दिए हुए। भयानक रस का स्थायी भाव भय, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय, विवश रस का स्थायी भाव हो जाएगा आपका जुगुस्सा, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद, बासा रस का स्थायी भाव वसल, ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे अचार डंडी है, तो हो जाएगा 10 शब्द गुण माने। अचार डंडी ने क्या शब्द गुण माने, चाहे शब्द शक्ति हो चाहे शब्द गुण, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन अचार डंडी ने क्या 10 माने हैं, ओके ओके। जहां काव्य सुनने में मल पुलकित हो वहां होता है, तो वहां माधुर गुण होता है। माधुर ओज प्रसाद, तो ये आपके क्या है, ये आपका हो जाएगा शब्द गुण है। रोला, तो रोला हो जाएगा, रोला में 4 चरण होते हैं। अलंकार के प्रकार, तो अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। मुक्तक छंद हो जाएगा, मुक्तक छंद को कैंचुआ छंद भी कहते हैं या रबड़ छंद भी कहा जाता है, ओके। दृष्टांत का अर्थ होता है दोस्तों आपका उदाहरण, गजल का अर्थ होता है दोस्तों शेर। फिर अब शब्द और अर्थ का संबंध हो जाएगा दोस्तों शब्द शक्ति। शब्द शक्ति के भेद तो 3 होते हैं, कंप्लीट है। अब दोस्तों हम देखेंगे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। इससे पहला है काव्य के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, ओके। विस्तृत कलेवर वाले काव्य को हम क्या कहते हैं, उसे महाकाव्य कहते हैं। नेक्स्ट है जिस काव्य में छंदों का पूर्व संबंध ना हो उसे क्या कहते हैं, उसे मुक्तक काव्य कहते हैं। आधुनिक काल के 2 महाकाव्यों के नाम लिखना है, ओके, आधुनिक काल के। अब जैसे रामचरितमानस है, तो रामचरितमानस भी एक महाकाव्य, लेकिन आधुनिक काल का नहीं, ओके। आधुनिक काल में साके तो कमाई नहीं। जैसे 10वां रस माना गया है, या किसे कहा जाता है वासा रस को। वासा रस के 10वें रस के रूप में स्थापित करने वाले कवि का क्या नाम है, तो सूरदास। सूरदास के कारण ही क्या है, वासा रस एक नया रस बना, ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। शांत रस के स्थायी भाव निर्वेद होता है, ओके। अब देखिए सबको क्या है, टॉपिक तो आपकी 4-5 जो है सिलेक्टेड, बस उसी से क्या है बार-बार बातें घुमाया जा रहा है, वही एक वाक्य में, वही एक स्थान में हम पढ़ रहे होंगे, तो मैं हर प्रकार के ले लिया है, इसलिए जैसे क्या पढ़ते बस रहे हैं, तो बार-बार पढ़ेंगे तो आपकी क्या प्रैक्टिस हो जाएगी, ओके, और आपके माइंड में याद हो जाएगा, अलग से आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, ओके। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं, अलंकार। जहां शब्द से काव्य की शोभा बढ़े, शब्द अलंकार। अगर अर्थ से काव्य की शोभा बढ़े, अर्थ अलंकार, ओके। जहां काव्य कारण न होने पर भी कारण ना हो वहां अलंकार होता है, वो सूक्ति का अलंकार, ओके। नेक्स्ट है छंद के अंग कौन कौन से हैं, तो वर्ण मात्रा यति चरण, तो ये सब चाहे आपके छंद के अंग है। छंद कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। तो छंद 2 प्रकार के, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद। रोला छंद में यति कहाँ होती है, तो 11 और 13 पर यति होती है, ओके, 11-13 मात्राओं पर। व्यंग्यार्थ को व्यक्त करने वाली शब्द शक्ति व्यंजना शब्द शक्ति है।
शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। सरल शब्दार्थ का प्रयोग किस गुण में किया जाता है? प्रसाद गुण में किया जाता है। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, माधुर, ओज, प्रसाद। जैसे भोज ने कितने शब्द गुण बताए? तो भोज ने के अनुसार क्या 24 शब्द गुण होते हैं। नेक्स्ट है ओज गुण में कौन कौन से रस आते हैं? कोई 2 आपको बताना। तो ओज गुण में आपका वीर रस रहता है और रौद्र रस रहता है। ओके, श्रृंगार वर्ग रचना में कौन सा गुण पाया जाता है? तो माधुर गुण पाया जाता है। काव्य बिंब यथार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानव छवि है जिसके मूल में भाव की प्रेरणा रहती है। ये क्या है? ये बिंब की परिभाषा है। तो ये बिंब की परिभाषा किसने दी है, ये पूछा जा रहा है। तो ये परिभाषा दोस्तों डॉक्टर नागेंड की है। ओके, बिंब की अगर क्वेश्चन है, बिंब वाला टॉपिक से अगर नया टॉपिक है तो अगर क्वेश्चन बनता भी है तो आपसे क्या परिभाषा ही पूछा जाएगा। तो आपको परिभाषा याद कर लेना है। और यहाँ डॉक्टर नागेंड की अनुसार परिभाषा बहुत ज्यादा फेमस है बिंब में। तो जो मैंने आपको परिभाषा बताई वो आपको याद भी कर लेना है। ओके, एक वाक्य में आपसे पूछा भी जा सकता है बिंब की परिभाषा लिखिए। तो इस प्रकार से बिंब के भेद के नाम लिखिए। तो एनजी बिंब, काल्पनिक बिंब, प्रेरक अनुभूति के आधार पर बिंब, ये आपके दिए हुए हैं भेद। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बिंब का शाब्दिक अर्थ होता है मूर्त रूप प्रदान करना। बिंब का प्रयोग साहित्य में कब से होता आ रहा है? तो आरंभ से होता आ रहा है। किस कवि की पहचान एक बिंब धर्मी के कवि के रूप में है? तो शमशेर बहादुर सिंह को क्या है बिंब धर्मी कवि कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी कविता में बहुत ज्यादा बिंबों का प्रयोग किया इस कारण। ओके, एनजी बिंब के प्रकार होते हैं तो ये आपके 5 प्रकार होते हैं, वो तो तैयार कर लेना है। प्रेरक अनुभूति के आधार पर बिंब आपके दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने हर प्रकार की आपको क्या है प्रैक्टिस यहाँ से करा दी है। काव्यबोध व्याकरण से हर प्रकार की वस्तुएं बता दी है। इससे बाहर नहीं जाएगा 100%, क्योंकि हर टॉपिक से मैंने हर प्रकार का कवर कर दिया है। तो आज दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए लाइक करके सब्सक्राइब जो कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट रहता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। बाकी क्या है क्रम से सभी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, क्लास 11 वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।